स्टूडेंट को एक बार हैप्पी होली। और यहाँ पे मैं राहुल शर्मा फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो नई वीडियो हमारी जो होने वाली है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट एंड तक यानी कि 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बीच में वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेट हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में जितने भी आपके अब चैप्टर बचते हैं, इससे पहले चैप्टर 10 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के, वो मैंने आपको बता दिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 11 से लेकर 14 तक के इसी वीडियो में बताऊंगा। जितनी भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है और आप इनको जरूर पढ़ाई करके इनकी जाए, आप बिल्कुल इनको प्रिपेयर करके जाएंगे। आप देखना पेपर में यार आपको अलग ही लेवल दिखेगा, यानी कि आप बिल्कुल देखेंगे कि वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हो, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जैसे कि चेक कर पा रहे हो कि हम यहाँ पे अपनी एक टी शर्ट यहाँ पे अपने चैनल की बना के हाजिर है और आपको ये टी शर्ट अच्छी लग रही होगी और कमेंट करके बताना कैसी लग रही थी टी शर्ट ये वाली हमारी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 11 जो है हमारा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, या आप कहो कि मैटर वेव यानी कि द्रव्य तरंगी। तो चैप्टर नंबर 11 इसी के ऊपर होने वाला है। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि गिने चुने 2-3 क्वेश्चन ही है, फिक्स क्वेश्चन जो कहते हैं ना वो है इस चैप्टर में से आएंगे। तो भैया इसे तो पढ़ के जाना ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन। बहुत सिंपल, मतलब यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन यानी कि दहली आवृत्ति और कार्यफलन, इनकी एक नंबर में कभी परिभाषा पूछ लेता है या फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, ये समझ लो क्वेश्चन लगभग तय रहता है कि हर साल आता ही है, तो इस साल भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना है। फिर आता है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। असल में पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रिक समीकरण में आएंगे यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आएंगे। उसके आधार पे आइंस्टाइन ने क्या करा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ थे यानी कि एमिशन के, वो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन से सॉल्व करे थे। तो आपको इस वे में पढ़ना है और तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक चीज पढ़नी है और सब कुछ सही तरीके से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ तरंग बोल देगा और इसके लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, तो ये भी पढ़ के जाएंगे, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और सारे ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ही मैं आपको बताता हूँ हर चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये भी नहीं पढ़ रहे तो फिर समझ लो आपकी गलती हो रही है और आप कुछ नहीं कर रहे। तो भैया एक चैप्टर में से कम 5-6 क्वेश्चन तो हम पढ़ के जरूर जाएंगे ताकि इसमें से सब कुछ हम कर लें और मोस्टली यही आएगा आप लोगों के पेपर में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि आपको कोई इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बनेगी। तो वो इस तरीके से मिलती है लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। तो ये आपसे प्रूव करने के लिए 2 से 3 नंबर में आ जाएगा, तो आपको ये करना है। तो चैप्टर 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने लिख दिया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं चैप्टर 12 के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब हम चैप्टर 12 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब यार क्वेश्चन कुछ ही नहीं है इसके अंदर। तो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। सिंपल चैप्टर क्यों है, क्योंकि यार बिल्कुल ही सिंपल चीजें हैं। आप लोग 11th में भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो वहां से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी आता तो कोई नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप समझ में आ जाएगी। तो चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रदरफोर्ड और बोर मॉडल में डिफरेंस। ठीक है, आपको ये दोनों मॉडल जरूर आनी चाहिए। दोनों मॉडल में अंतर मोस्टली पूछता है उत्तराखंड बोर्ड में, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं आपको केवल एक बोर का मॉडल ही बोल देगा, इसके जो मतलब पॉइंट है वो लिखने के लिए। तो आपको दोनों आना चाहिए और डिफरेंस तो आना ही चाहिए कम से कम 2। ठीक है, फिर आगे है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि आपको एक हाइड्रोजन परमाणु के बारे में जो व्याख्या करी थी बोर ने, ठीक है, वहां पे हमें पता चला था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बोर ने बताया था वो स्थायी कक्षा में घूमते हैं, ये चीज सबको पता थी। अब यहाँ पे हमें ये शो करना है कि जो स्थायी कक्षा में जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या थी, रेडियस थी स्टेशनरी ऑर्बिट की, ठीक है, वो असल में क्या थी, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी उसके स्क्वायर के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल थी। ये प्रूफ करने के लिए आता है 2 से 3 नंबर में। तो आपको ये क्वेश्चन भी करके जाना है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर मतलब
मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, ये प्रूफ करना है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 नंबर में बार बार मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बच्चों को नहीं पता चलता कहाँ से आ गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या जो कर रही थी बोर ने, ठीक है, वो पढ़ना है पूरा टॉपिक। तो आप ये क्लियर पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और सीरीज के बारे में। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है लाइमन और आपका बामर सीरीज का, ठीक है। इससे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पूरा ढंग से करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसकी जो भी श्रेणियां, लाइमन, बामर, ठीक है, फुंड और ये सब जितनी भी 5 श्रेणियां इसकी आपको क्लियरली ढंग से पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है और इनके जो स्पेक्ट्रम है वो कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, ये सब एक एक नंबर में भी आ जाता है। और लाइमन और बामर सीरीज यानी कि लाइमन और बामर श्रेणी आपको कंप्लीटली पढ़ के जानी है। इसकी तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम, अधिकतम, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 12 से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप फटाफट इन्हें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन जल्दी से लिख रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो आप लोग। स्टूडेंट जल्दी से आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, जो कि आपका सबसे सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और गिने चुने हुए क्वेश्चन आपको रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता और इसके जो यूनिट है यानी कि मात्रक, वो पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए रेडियो एक्टिवता की, फिर ऊपर से इसके मात्रक जो है आपका पूछ लेता है, रदरफोर्ड मात्रक है, ठीक है, ये सब मात्रक 2-3 मात्रक है इसके, वो आप लोगों को आने चाहिए, पेपर में पूछता है ये। अगला क्वेश्चन है अल्फा, बीटा और गामा डीके, यानी कि किसी भी इक्वेशन में से यानी कि किसी भी परमाणु में से अगर अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है या गामा किरणें निकलती हैं, तो भैया क्या नया परमाणु क्रमांक बनेगा, क्या द्रव्यमान संख्या बनेगी, तो ये आपको आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन भी। फिर आपकी छोटी छोटी परिभाषा, न्यूक्लियर फिजन हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गई, उसके बाद आपका मास डिफेक्ट यानी कि नाभिकीय विखंडन, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, तो ये आपको प्रॉपरली ढंग से पढ़ के जाना है चैप्टर में से। अब बंधन ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन में से आपको यूरेनियम का एग्जाम्पल पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड बोर्ड में कि यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो उसको डायग्राम से शो करो या उसका एग्जाम्पल लिखो, ये सब पूछता है। तो आपको यूरेनियम का पूरा एग्जाम्पल आना चाहिए। फिर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ के जाना है, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, भारी जल का उपयोग क्यों करा जाता है, ठीक है, और आपको मंदक के क्या कार्य है, इस तरीके से। तो आपको ढंग से बिल्कुल क्लियरली पढ़ के जाना है न्यूक्लियर रिएक्टर। चैप्टर नंबर 13 में इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम चैप्टर नंबर 14 यानी कि लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, ठीक है, चैप्टर 10 की जो वीडियोज़ हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर चेक कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक। स्टूडेंट लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को कि पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आपको तैयारी करनी है उनकी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम लास्ट चैप्टर जो हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अपने में इंपॉर्टेंट है और बहुत खास भी है, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आता है, कुछ लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हर किसी को अच्छी नहीं लगती। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, यानी कि आपको एक ऊर्जा का बैंड देगा, उसके आधार पे आपको चालक, अर्धचालक और कुचालक की व्याख्या करनी है। सेम यही चीज़ आप लोगों ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी करी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार में आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर इसी का चैप्टर जो चैप्टर इसी से ही है, क्वेश्चन नंबर 2 वो है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग, ठीक है। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि ये चैप्टर की बेस है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यार क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है और आपको आना ही चाहिए। हिंदी में अग्रवर्त पश्च अभिनत कहते हैं या उत्क्रम अभिनत भी कह देते हैं इसे पश्च को, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, अग्र और पश्च पढ़ते जा रहे हैं, पेपर में अग्र और उत्क्रम आ गया तो कंफ्यूजन हो जाती है कि उत्क्रम क्या है, तो कराया नहीं, हमें 2 ही चीज़ कराई थी। तो उत्क्रम मतलब पश्च। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को आप मेरे कहने से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये इस साल पेपर में आने के चांस लग रहे हैं मुझे। पीएन जंक्शन डायोड एस हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ और फुल दोनों अलग अलग है, दोनों ही पढ़ के जाना। अगर आपने हाफ पढ़ लिया, फुल भी एक बार पढ़ने की जरूरत है, आसानी से लिख दोगे पूरी के पूरे जो भी इसकी वर्किंग है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड अर्ध और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि आपको आनी चाहिए पेपर में, यही एक बार आई हुई है और इम्पॉर्टेंट है।
फिर 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं 1 नंबर के लिए। आधार को पतला क्यों बनाया जाता है? आधार को मतलब पीएनपी जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, पीएनपी एनपीएन, तो यहाँ पे हम लोग आधार को पतला ही रखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। आपको पता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या आधार को पार करके संग्राहक में पहुँच सके, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। और पी और एन क्षेत्र में अल्प और बहुसंख्यक वाहक, ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए टिक मार्क में या फिर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर में से। तो भैया पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक वाहक क्या होंगे? आप कहेंगे कि पी क्षेत्र में होंगे इलेक्ट्रॉन, और बहुसंख्यक वाहक होंगे आपके पी क्षेत्र में कोटर। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक वाहक होंगे कोटर। एन मतलब निगेटिव, याद कर लो, एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो भैया जो चीज़ निगेटिव से बनी है तो वहाँ ज़्यादा मात्रा में निगेटिव होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन। और पी मतलब पॉजिटिव, कोटर तो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जो चीज़ पॉजिटिव है इसके अलावा पॉजिटिव अधिक मात्रा में होंगे तो कोटर। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। तो ये मेरे बेस्ट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को तैयार करने हैं पूरे फिजिक्स के लिए अपने उत्तराखंड बोर्ड में। इसके बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप मुझे कहना। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप लोगों की इंपॉर्टेंट जो आंसर शीट है आप लोगों की, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी सबकी मैं आंसर शीट यहाँ पे आपको अपलोड कराऊंगा प्रोवाइड उत्तराखंड बोर्ड में जितनी भी मेरे को मिलेगी। तो भैया आपको करना कुछ नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पुरानी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैप्पी होली फिर से एक बार।